नमस्ते बच्चों। आज हम लोग गति चैप्टर का 7वां वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं और ये वॉल्यूम इस गति चैप्टर का अंतिम चैप्टर होगा। और मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरे सारे वॉल्यूम्स को अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। और ये जो आज जो मैं अंतिम वॉल्यूम दे रहा हूँ इसमें कुछ आंकिक प्रश्न है और इन सारे प्रश्नों को जब आप पूरी तरह से सीख लेंगे तो गति चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गति चैप्टर का ये वॉल्यूम 7। पहला प्रश्न है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है? हल: चूंकि बोट विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है इसलिए प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण a बराबर है 3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और समय अंतराल t है 8.0 सेकंड। तो गति के दूसरे समीकरण से हम लोग इसे हल कर सकते हैं। s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर या s = 0 × 8 प्लस 1/2 × 3 × 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 × 3 × 8 स्क्वायर मतलब 8 × 8। इसको हम लोग 2 और 8 को काटे हैं तो 4 हुआ है और इसको गुना करने पर ये 96 मीटर आती है। पांचवा प्रश्न है, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान त्वरण से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाती है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी? जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया है कि एक ही ग्राफ में दोनों कारों के ग्राफ को वेग समय ग्राफ अंकित करना है। तो जैसा दिया हुआ है, पहली कार की प्रारंभिक चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा और चूंकि समय इसमें सेकंड में दिया हुआ है इसलिए हम लोग इसके चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। इसके लिए हम लोग इसको 1000 से गुना करते हैं और 60 × 60 से भाग देते हैं। तो ये इसको हम लोग काट कूट करने पर, कैंसिल करने पर 130/9 मीटर प्रति सेकंड आती है अर्थात 14.44 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरी कार की प्रारंभिक चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी हमने 1000 से गुना किया है और 60 × 60 से भाग दिए हैं जो कि आता है 25/3 मीटर प्रति सेकंड अर्थात 8.33 मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग इसका ग्राफ को खींचते हैं। चूँकि पहली कार का प्रारंभिक चाल है 14.44 मीटर प्रति सेकंड तो हमने समय और उनका समय है 10, पहली कार का जो ये है वो 14.44 मीटर प्रति सेकंड उसका प्रारंभिक वेग है और वो जो है 5 सेकंड में रुकती है। और दूसरी कार का जो प्रारंभिक वेग है वो 8.33 मीटर प्रति सेकंड है, वो 10 सेकंड में रुकती है। तो हम समय अक्ष पर समय को 10 सेकंड तक लिए हैं और वेग को 14 या 16 मीटर प्रति सेकंड तक लिया है। चूँकि पहला कार जो है प्रारंभिक वेग 14.44 मीटर प्रति सेकंड से में जो है वो चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड में रुकती है। तो इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से बनाए हैं। ये 5 सेकंड पर वो रुक जाती है अर्थात उसका वेग 0 हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा कार का जो वेग है वो 8.33 मीटर प्रति सेकंड है, इसलिए उसको हम लोग वेग पर जो है 8.33 से ले करके उसे समय अक्ष पर 10 सेकंड तक उसको हमने एक सीधी रेखा से दिखाया है क्योंकि वो 10 सेकंड में रुकती है। तो ये ग्राफ है। अब हम लोग इस दोनों कारों के द्वारा तय की गई दूरी को निकालेंगे। पहली कार द्वारा तय की गई दूरी हम जानते हैं कि एक वेग समय ग्राफ में
तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ एवं एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल के बराबर होती है। अर्थात पहली कार का ग्राफ है ए बी, तो ए बी और ये एक्स अक्ष या समय अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल बन रहा है, जो त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, उसका क्षेत्रफल निकालने से वो उस कार के द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त होती है। अर्थात त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार ए ओ है और ऊंचाई ओ बी है। इसका मान बैठाने पर ये 1/2 × 14.44 × 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 36.10 मीटर। अब है दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी। दूसरी कार अर्थात ये COD के क्षेत्रफल के बराबर जो है उस कार की दूसरी कार की चाल होगी। तो इसलिए हम लोग त्रिभुज COD का क्षेत्रफल निकालते हैं। बराबर होता है 1/2 गुना CO गुना OD, आधार गुना ऊंचाई। दोनों का मान बैठाने पर यह होता है 1/2 गुना 8.33 × 10। इसको हम लोग काटने पर पाते हैं 41.65 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि पहली कार 36.10 मीटर तय कर रही है और दूसरी कार 41.65 मीटर। अर्थात ब्रेक लगाने के बाद दूसरी कार अधिक दूरी तक जाएगी। छठवां प्रश्न है, नीचे दिए ग्राफ में 3 वस्तुओं A, B और C के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 3 वस्तु A, B और C, इनका दूरी समय ग्राफ दिया गया है। पहला प्रश्न है, तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है? तो जैसा कि इस ग्राफ के द्वारा भी हम कह सकते हैं, जो B वस्तु का ग्राफ है उसका ढाल सबसे तीव्र है, इसलिए हम कह सकते हैं कि B की चाल सबसे अधिक होगी। और वहीं A का जो ग्राफ है उसका ढाल सबसे कम है, अर्थात A की चाल सबसे कम होगी। फिर भी हम लोग इसको ग्राफ के द्वारा, हम लोग सूत्र के द्वारा इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि तीनों वस्तुओं का चाल क्या होगा। दिए गए ग्राफ में तीनों वस्तुओं का ग्राफ सरल रेखा है, इसलिए तीनों एक समान गति में गतिमान है, परंतु तीनों की चाल भिन्न भिन्न है। A की चाल बराबर होगी तय की गई दूरी बटा लगा समय। अब A के द्वारा तय की गई दूरी, चूँकि A 6 किलोमीटर दूरी से चलना प्रारंभ करती है और 12 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, तो उसका तय की गई दूरी हो जाएगा 12 - 6। तो A की चाल बराबर तय की गई दूरी मतलब 12 - 6 बटा लगा समय। A के द्वारा जो समय लग रहा है वो है, यहाँ से जो हम लोग एक्स अक्ष पर लंब डालते हैं तो ये 2 आवर पर मिलती है, अर्थात A के द्वारा लगा समय 2 घंटा है। तो इस तरह इसको बैठाने पर ये आता है 12 - 6/2 = 3 km/h। अब है B की चाल। B का ग्राफ हम लोग देखते हैं, वो मूल बिंदु से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर तक चलती है, अर्थात उसका कुल दूरी 12 - 0 बराबर 12 किलोमीटर होगी। और समय B से जब हम लोग एक लंब डालते हैं एक्स अक्ष पर तो वो 1.2 और 1.6 के बीच मिलती है, अर्थात ये 1.4 आवर उसकी समय होगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं B की चाल बराबर 12/1.4 = 8.57 km/h। अब C की चाल, C का ग्राफ देखने पर पता चलता है वो 2 किलोमीटर की दूरी से चलना प्रारंभ करती है और 12 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, और वहाँ से जब हम लोग लंब डालते हैं इस एक्स अक्ष पर तो ये 1.6 और 2.0 के बीच मिलती है, अर्थात ये 1.8 आवर में मिलती है, अर्थात उसका समय अंतराल 1.8 किलोमीटर होगी। तो C की चाल बराबर हो गया 12 - 2 बटा 1.8 बराबर 10/1.8 = आता है 5.55 km/h। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वस्तु B सबसे तीव्र गति से गतिमान है। B की चाल है 8.57 km/h। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि तीनों ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करते। आप देख सकते हैं कि ये तीनों ग्राफ किसी भी एक बिंदु पर एक साथ प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, अर्थात तीनों
सड़क पर किसी भी समय पर एक जगह पर एक बिंदु पर नहीं हो सकती। इसी में तीसरा प्रश्न है, जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है। तो जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी मूल बिंदु से 8 किलोमीटर दूरी एवं अपने प्रारंभ बिंदु से 8 - 2 = 6 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। यह ग्राफ द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जैसे हम लोग ग्राफ में देखेंगे, जिस समय बी ए से होकर के गुजरती है वो बिंदु डी है, और उस डी बिंदु से हम लोग समय अक्ष पर जब लंब डालते हैं तो ये 1.2 आवर पर मिलती है, और ये लंब सी का जो ग्राफ है एफ बिंदु पर काटती है। अर्थात उस समय सी का दूरी जो है हम लोग इससे जो है एक समांतर रेखा जब एक्स के अक्ष के समांतर एफ से खींचते हैं तो ये 8 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। अर्थात ये सी जो है उस समय मूल बिंदु से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और जिस समय वो प्रारंभ किया था वो 2 किलोमीटर था, तो 8 - 2 अर्थात वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक प्रश्न है, जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक यह अर्थात बी कितनी दूरी तय कर लेती है। जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक बी 5.5 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। यह भी ग्राफ द्वारा समझा जा सकता है। बी जिस समय सी से गुजरती है, अर्थात ये बी का ग्राफ है और ये सी का ग्राफ है, तो वो बिंदु ई है। जिस समय बी सी से गुजरती है, अर्थात बी का ग्राफ ये है और सी का ग्राफ ये है, अर्थात ये ई बिंदु पर जो है दोनों जो है प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु से इस एक्स अक्ष के अर्थात समय अक्ष के समांतर खींचने पर ये 5 और 6 के बीच में दूरी अक्ष को काटती है, अर्थात ये 5.5 किलोमीटर दूरी जो है तय करती है। बी चूँकि मूल बिंदु से ही चलना शुरू किया था, इसलिए बी द्वारा तय की गई दूरी 5.5 किलोमीटर होती है। 7वां प्रश्न है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी? कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी? हल, यहाँ गेंद को ऊपर से गिराया जाता है, अर्थात वह पहले विरामावस्था में रहता है, इसलिए गेंद का प्रारंभिक वेग u = 0 मीटर प्रति सेकंड होगी। एक समान त्वरण दी हुई है, a = 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अंतिम वेग v ज्ञात करना है और समय t भी ज्ञात करना है। दूरी अर्थात ऊंचाई दी हुई है, s = 20 मीटर। गति के तीसरे समीकरण से 2as = v² - u², या 2 × a के जगह 10, s के जगह 20 बराबर v² - u के जगह 0 है, इसलिए 0²। तो ये गुना करने पर 400 आता है, तो v² बराबर 400 हुआ, अर्थात v बराबर √400 आती है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब है गति के पहले समीकरण से v = u + at, v के जगह 20, u के जगह 0, a के जगह 10 और t हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार 20 = आता है 10t, इसलिए t = आ गया 20/10 अर्थात 2 सेकेंड। अर्थात गेंद 2 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से धरातल से टकराएगी। 8वां प्रश्न, किसी कार का चाल समय ग्राफ नीचे चित्र में दर्शाया गया है। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये कार का एक चाल को दिखाया गया है, चाल समय ग्राफ। चूँकि इस ग्राफ से हमको पता चल रहा है कि कार का जो चाल है वो असमान चाल है, चूँकि ये एक वक्र रेखा है। अब इस पर कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पहले 4 सेकेंड में कार कितनी दूरी तय करती है? इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। उत्तर, दिया गया ग्राफ एक वक्र रेखा है, अर्थात वस्तु असमान चाल से गतिशील है। हम जानते हैं कि चाल समय ग्राफ में ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के समान तय की गई दूरी होती है। अतः तय की गई दूरी छायांकित क्षेत्र के क्षेत्रफल को ज्ञात कर प्राप्त किया जा सकता है।
जैसे आप देख रहे हैं प्रश्न में दिया गया है कि 4 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो ये समय अक्ष पर 4 सेकंड और ये ग्राफ को इस बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु से जब हम एक्स अक्ष के समय अक्ष के समांतर इधर मिलाते हैं तो ये 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक पहुंचती है। तो इस तरह से इस बिंदु से अर्थात ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ और ये समय अक्ष, इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके क्षेत्रफल को निकालकर हम तय की गई दूरी को निकाल सकते हैं। तो तय की गई दूरी बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग इस तरह से निकालते हैं, क्योंकि ये छायांकित भाग एक अनियमिताकार आकृति में है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग इसको वर्गों में विभाजित करके हम लोग उसको निकालते हैं। इस क्षेत्रफल में, छायांकित क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि 2 पूर्ण वर्ग है, ये एक, ये दूसरा, और 2 आधा से अधिक वर्ग, ये एक और यहाँ पर एक, ये आधा से अधिक है, और यहाँ पर जो वर्ग है ये आधा से कम है, और यहाँ भी ये आधा से कम है। तो हम जानते हैं कि ग्राफीय विधि द्वारा हम लोग अनियमिताकार वस्तु का या क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, जिसमें आधे से अधिक वर्गों को हम लोग पूरा वर्ग मान लेते हैं और आधे से कम वर्गों को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आधे से दो पूर्ण वर्ग है और 2 आधे से अधिक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 4 पूर्ण वर्ग होती है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 4 पूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल। तो 4 गुना, अब 1 पूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ये समय 2 का अंतर है, 4 से 2, और ये इसका जो चाल है वो भी 0 से 2 अर्थात 2 है। तो इस तरह से ये वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुना 2 होगी। तो यहाँ 1 पूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल होगा 2 गुना 2, और ये 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मीटर तय की गई दूरी होगी। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में है, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। ग्राफ में 6 सेकंड के बाद वह एक समान चाल 6.7 मीटर प्रति सेकंड से गति को दर्शाता है, क्योंकि ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो जाती है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में इस बिंदु से के बाद से ग्राफ एक सीधी रेखा में जा रही है, अर्थात समय अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो इस बिंदु को जब हम लोग समय अक्ष में इस बिंदु से लंब डालते हैं तो वो 6 सेकंड पर मिलती है, अर्थात 6 सेकंड के बाद वस्तु की चाल एक समान होती है। निम्नलिखित, अब 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। पहला प्रश्न है, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। उत्तर, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तब महत्तम ऊंचाई पर वस्तु का वेग शून्य हो जाता है, परंतु त्वरण नियत ही रहता है। दूसरा प्रश्न है, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिमान हो तब उसके प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, परंतु त्वरण उसके लंबवत अर्थात केंद्र की दिशा में होती है। 10वां प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। हल, यहाँ त्रिज्या अर्थात r दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर और समय t दिया हुआ है 24 घंटा, अर्थात 24 घंटे में वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। तो चाल बराबर हो जाएगी तय की गई दूरी बटा समय, और तय की गई दूरी अर्थात वृत्त का परिधि अर्थात 2πr बटा t। यहाँ 2 × पाई का मान 3.14 रखे हैं और ये त्रिज्या 42,250 बटा समय 24 घंटा, अर्थात इसको हम लोग कैलकुलेशन करने पर ये आती है 11,055.42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम लोग किलोमीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना हो तो हम इसे 60 गुना 60 से फिर भाग देते हैं, जो कि आता है 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों, ये हमारा गति चैप्टर का अंतिम वॉल्यूम था और आप लोग सभी वॉल्यूम्स को फिर से
बार बार उसे अध्ययन कीजिएगा, सुनिएगा, उसको समझिएगा, तो गति चैप्टर आपको आसान लगेगा। और इसके बाद हम लोग फिर दूसरे चैप्टर, दूसरे अध्याय में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।